नमस्कार। डेली पीसीएस जीके में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह अभ्यास प्रश्न से। हमारा प्रश्न था, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? आपके विकल्प थे ए बिमल पटेल, बी अनिल वर्मा, सी सुयश शर्मा या फिर डी हरिचंद्रन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए बिमल पटेल। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया, जो पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। आर्किटेक्ट बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण वर्ष 2019 में शुरू हुआ। नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी? सांसदों के बैठने के लिए स्थान कम होना, पुराने भवनों को पूर्ण लोकतंत्र के लिए द्विसदनीय विधायिका को समायोजित करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। वर्ष 2026 के बाद सीटों की कुल संख्या पर रोक हटने पर लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 545 से काफी बढ़ने की संभावना है। चलिए तो अब देखते हैं नई संसद से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या है। ये त्रिकोणीय आकार का है, ये भूकंप सुरक्षित है। चूंकि दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र वी जोनर में आती है, इसलिए इमारत को भूकंप रोधी बनाया गया है। तो चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है, फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया क्या है? आपके विकल्प हैं ए खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान पर गर्म करना, बी खाद्य पदार्थों में प्रमुख विटामिन और खनिजों को संलग्न करना, सी खाद्य पदार्थों को उबालना, डी खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक प्रिजर्व रखना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी खाद्य पदार्थों में प्रमुख विटामिन और खनिजों को संलग्न करना। आयरन फोर्टिफाइड चावल के वितरण की आलोचना के जवाब में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर आयरन फोर्टिफाइड चावल के खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण के साथ चावल के दानों को लेप करके फिर नियमित चावल के साथ मिश्रित कर राइस फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं फोर्टिफिकेशन क्या है। फूड फोर्टिफिकेशन या फूड एनरिचमेंट का आशय चावल, दूध और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में प्रमुख विटामिन और खनिजों को संलग्न करने की प्रक्रिया से है। प्रसंस्करण से पहले ये पोषक तत्व मूल रूप से भोजन में मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा राज्य कॉफी उत्पादन में अग्रणी है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी असम। इसका सही उत्तर है विकल्प सी कर्नाटक। हाल ही में स्टेटिस्टा साइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया और होंडुरास के बाद भारत दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका इतिहास और व्यवसायीकरण के बारे में जानते हैं। 17वीं शताब्दी के अंत में भारत में कॉफी की शुरुआत हुई थी। वर्ष 1670 में पहली बार एक भारतीय तीर्थयात्री द्वारा यमन में भारत में तस्करी करके 7 कॉफी बीन्स लाई गई थी। 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के कुछ भागों पर अधिकार करने वाले डचों ने कॉफी की खेती के प्रसार की भूमिका निभाई। हालांकि 19वीं सदी के मध्य ब्रिटिश राज के दौरान यह विशेष रूप से मैसूर क्षेत्र में वाणिज्यिक कॉफी की खेती के रूप में विकसित हुई। गौरतलब है कि कर्नाटक में भारत के कुल कॉफी उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा उगाया जाता था। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद है। ए अनुच्छेद 148, बी अनुच्छेद 149, सी अनुच्छेद 150, डी अनुच्छेद 151। इसका सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 149। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे कैग भी कहते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। चलिए जानते हैं कैग के बारे में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है। संवैधानिक प्रावधान है। अनुच्छेद 148 कैग की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को
खातों का वितरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन की पटल पर रखी जाएगी। अगला प्रश्न, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी पहल कब शुरू की गई थी? 2020, 2021, 2022 या फिर 2019? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 2022। हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी मंत्री स्तरीय की दूसरी बैठक हुई। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र के भागीदार देशों के बीच आर्थिक सहयोग में महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाया गया। तो चलिए जानते हैं IPEF के विषय में। यह एक अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल है जिसका उद्देश्य भागीदार देशों के मध्य आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समावेश, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। IPEF को संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत प्रशांत क्षेत्र के अन्य भागीदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से 23 मई 2022 को टोक्यो में शुरू किया गया था। इसके सदस्य देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम। अगला प्रश्न, पुनीत सागर अभियान किस संस्था का प्रमुख अभियान है? भारतीय तटरक्षक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, सीमा सुरक्षा बल या फिर भारतीय नौसेना? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, राष्ट्रीय कैडेट कोर। NCC ने 30 मई 2022 को अपने देशव्यापी प्रमुख अभियान पुनीत सागर अभियान का नवीनतम चरण शुरू किया है। यह अभियान 5 जून 2022 विश्व पर्यावरण दिवस तक जारी रहेगा। इसका उद्देश्य NCC द्वारा नदियों और झीलों सहित समुद्र तटों एवं नदी के किनारों को साफ रखने के महत्व के बारे में स्थानीय आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य स्थानीय लोगों को स्वच्छ भारत के बारे में अवगत कराना और उन्हें इसके प्रति जागरूक बनाना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? ए, होम रूल आंदोलन, बी, सूरत विभाजन, सी, स्वदेशी आंदोलन या फिर डी, 1908 में उनका कारावास? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक ने जनता के बीच अपनी अमिट छाप छोड़ी और इससे उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली। आपको बता दें कि होम रूल का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी देश का शासन वहां के स्थायी नागरिकों के द्वारा ही चलाया जाता है। प्रशासन में ब्रिटिश नियंत्रण को कम करने के लिए होम रूल को एक आंदोलन के रूप में 1870 में 1907 के बीच आयरलैंड में चलाया गया था। एनी बेसेंट तथा तिलक के नेतृत्व में चलाया गया भारतीय होम रूल आंदोलन आयरिश होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन के दौरान पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से स्वराज के महत्व को व्यापक स्तर पर प्रचार किया गया, जिससे जनता में राष्ट्रीय चेतना बढ़ी। जनता की यही चेतना आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करती रही। अगला प्रश्न, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? ए, राज नरसिम्हदेव प्रथम, बी, महेंद्र प्रथम, सी, वीर सिंह देव या फिर डी, देवराय? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, राजा नरसिम्हदेव प्रथम। हाल ही में कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर के लिए विकास योजना पेश की गई। 209 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ इस पहल का उद्देश्य मंदिर परिसर के आसपास के भौतिक बुनियादी ढांचे को बदलना और पर्यटकों को समृद्ध अनुभव प्रदान करना। चलिए अब जानते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। कोणार्क सूर्य मंदिर पवित्र शहर पुरी के पास पूर्वी ओडिशा में स्थित है। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हदेव प्रथम, जो 1238 से 1264 ईस्वी में शासनकाल में थे, उनके द्वारा निर्मित मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हदेव प्रथम द्वारा इसे निर्मित किया गया है। राजा नरसिम्हदेव प्रथम का शासनकाल 1238 से 1264 ईस्वी तक था। मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। यह सूर्यदेव को समर्पित है। यह कलिंग स्थापत्य कला की उपलब्धि के उच्चतम बिंदु को चिन्हित करता है। इसे 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर के दोनों ओर 12 पहियों की 2 कतारें हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के 7 घोड़े सप्ताह के साथ
दिनों के प्रतीक माने जाते हैं। नाविकों ने एक बार कोणार्क के इस सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा था, क्योंकि माना जाता है कि यह जहाजों को किनारे पर खींचता था और जहाजों को नष्ट कर देता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? ए सुकरी, बी जवाई, सी बनास, डी खारी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी बनास। लूनी नदी का उद्गम स्थल नाग पहाड़ी अजमेर है। इसका प्राचीन नाम लवणमती है। इसका उद्गम स्थल पर नाम सागरमती या सरस्वती है। अजमेर के मैदानों में से साकरी कहा जाता है। यह राजस्थान के 6 जिलों में अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर में बहती हुई कच्छ के रण में मिल जाती है। यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। लूनी नदी का पानी बालोतरा तक मीठा रहता है। इसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है। चलिए जानते हैं लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में। जोजड़ी नदी, यह नागौर जिले से निकलती है और जोधपुर में लूनी नदी में मिल जाती है। एकमात्र नदी जो लूनी नदी के दाईं ओर से निकलती है। इसके अलावा लीलड़ी नदी, मिठड़ी नदी, बाड़ी नदी, गोरिया नदी, सुकुड़ी नदी, जवाई नदी, खारी नदी और सागी नदी। चलिए अब नोट कीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि में किसे शामिल किया गया था? ए चिल्का झील, बी पुलिकट झील, सी भोजताल, डी रेणुका झील। इसका सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।